किशनपुर में तालाब के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में से सुबह सुबह एक आवाज आती है। बेटा श्याम उठ जा, काम पर नहीं जाना। क्या? ये आवाज थी शांति देवी की, जो रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने घर के कामों में लग जाती थी। सुबह जल्दी उठकर वो अपनी गौपाली को चारा डाल देती, फिर उसका दूध निकालकर खाना बनाने लगती। झोपड़ी छोटी थी, इसीलिए खाना बाहर ही बनता था। झोपड़ी के चारों तरफ बहुत सुंदर फूल लगे थे, जिनसे बहुत अच्छी महक आती थी। सुबह का समय था और शांति देवी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। अंदर उनका बेटा श्याम सो रहा था, जिसको वो आवाज लगा रही थी। शांति देवी ने वो झोपड़ी अपने हाथों से बनाई थी। शांति देवी के पास कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए उनका बेटा श्याम जंगल से लकड़ी काटकर एक सेठ के यहाँ बेचने जाता था। श्याम जब 15 साल का था तब से काम कर रहा था और अब श्याम 21 साल का हो गया था। श्याम और उसकी बहन हेमा दोनों ही रूप के धनी थे। जब श्याम गांव से गुजरता था तब गांव वाले उसको देखकर कहते थे, देखो इस लड़के को, गरीब तो है लेकिन लगता है कि किसी बड़े घर का बेटा हो। हमें तो 16 साल हो गए देखते देखते, लेकिन कभी भी शांति देवी ने अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। पता नहीं कहां से आए हैं। श्याम और उसके परिवार के दिन ऐसे ही कट रहे थे। श्याम रोज जंगल जाता और लकड़ी काटता, फिर उनको बाजार में दुकानदार या सेठ के पास बेचने चला जाता था। एक दिन, बेटा आज जब बाजार से वापस आना तो गौ माता के लिए चारा भी ले आना। चारा खत्म होने को आया। ठीक है माँ, ले आऊंगा। तब तक हेमा वहाँ आ जाती है। मुझे भी बाजार से कुछ मंगवाना है। क्या मंगवाना है? मेरे लिए नए कपड़े भी ले आना। है नए कपड़े? अभी कुछ दिन पहले ही तो दिलाए थे, अब फिर से? वो बहुत पुराने हो गए हैं, मुझे नए कपड़े ही चाहिए। लेकिन आज तो गौ माता का चारा लाना है, आज कैसे आ जाएंगे? किसी और दिन मंगवा लेना। तुम चिंता मत करो माँ, मैं ले आऊंगा। फिर श्याम जंगल में लकड़ी काटने चला गया और कुछ घंटे बाद श्याम लकड़ी को बाजार में एक सेठ को बेचने चला गया। वहीं सेठ का एक आदमी बैठा था जो श्याम को बहुत देर से देख रहा था। सेठ जी, आज मुझे कुछ ज्यादा पैसे देना। अगली बार जब लकड़ी लेकर आऊंगा तो उसमें काट लेना। क्यों श्याम, क्या बात है? घर पर सब ठीक तो है? हाँ, घर पर सब ठीक है। वो मुझे अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, इसलिए। ठीक है। और सेठ ने श्याम को पैसे दे दिए। फिर श्याम वहां से चला गया। श्याम के वहां से चले जाने के बाद वो आदमी सेठ से बोला, भाई साहब, ये लड़का कौन है? मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ये श्याम है, पास के गांव में रहता है। बहुत अच्छा लड़का है और ईमानदार भी। वो तो ठीक, लेकिन ये चेहरे से मजदूर नहीं लग रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसको कहाँ देखा। श्याम अपने घर आ गया। हेमा, ये लो तुम्हारे लिए कपड़े, और माँ, मैंने चारा बाहर रख दिया है। ठीक है बेटा, अब तू हाथ धो ले और खाना खा ले। अगले दिन फिर श्याम जंगल लकड़ी काटने चला गया, लेकिन आज ज्यादा लकड़ी नहीं मिली और श्याम अपने घर वापस आ गया। क्या हुआ बेटा, आज इतनी जल्दी आ गया? हाँ, आज जंगल में लकड़ी सूखी नहीं थी तो ज्यादा नहीं काटी। कल जाऊंगा। ठीक है, आज तू आराम कर ले, लकड़ी काटने कल चला जाना। वो दिन ऐसे ही बीत गया। फिर सुबह हुई और शांति देवी ने श्याम को जगा दिया और श्याम जंगल में लकड़ी काटने चला गया। आज जब श्याम सेठ के पास लकड़ी बेचने गया तो आज फिर वही आदमी मिला था। आदमी पहले तो श्याम को देखता रहा, फिर उसने श्याम से पूछ लिया, कहा है बेटा, मुझे लगता है कि मैंने तुमको कहीं देखा है। लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं किशनपुर गांव में रहता हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? मेरे साथ मेरी माँ और मेरी बहन रहती हैं। फिर श्याम अपने घर चला गया। घर जाकर श्याम ने अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर उसकी माँ बोली, हो सकता है कि तुझको उस आदमी ने बाजार में देखा हो, क्योंकि तू तो रोज बाजार जाता है, तो कहीं देख लिया होगा। फिर सब खाना खाकर सो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए
और एक दिन वो आदमी गांव की तरफ से गुजर रहा था तो उसे याद आया। अरे, उस लड़के ने अपने गांव का नाम किशनपुर बताया था। क्यों ना आज उसके घर जाकर देखा जाए। क्या करूं? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको एक आदमी वहां से जाता हुआ दिखा। अरे भाई सुनो, क्या इस गांव में श्याम नाम का कोई लड़का रहता है? श्याम? हाँ, रहता तो है, लेकिन उसका घर गांव के आखिर में बना है। फिर वो आदमी श्याम के घर की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर में वो श्याम के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और शांति देवी ने दरवाजा खोला। शांति देवी को देखकर वो आदमी चौंकते हुए बोला, शांति भाभी, आप? शंकर भैया, आप यहाँ कैसे? मैंने आप लोगों को जाने कहां कहां ढूंढा था, लेकिन आपका कोई पता नहीं मिला। मैं जब गांव में गया था तो मुझे सब पता चल गया था और तब से लेकर आज तक मैं आपको तलाश कर रहा था। फिर शांति देवी उस आदमी को अपने घर के अंदर ले गई और उसको बैठाया। इतने में हेमा वहां आ गई। ये आपकी बेटी है? क्या नाम है इसका? हाँ, याद आया, इसका नाम तो मैंने ही रखा था, हेमा। हेमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? ये तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं। और बेटा श्याम कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो काम पर गया है, लेकिन आप श्याम को कैसे जानते हो? वो मुझे सेठ के घर पर मिला था जब वो लकड़ियां बेचने गया था। अच्छा, तो आपने श्याम को देखा था। श्याम बता रहा था कि उसको आपने पूछा था। हाँ, श्याम बिल्कुल अपने पिता पर गया है। सब लोग बात कर ही रहे थे कि श्याम घर पर आ गया। जब श्याम ने उस आदमी को वहां देखा तो उसने कहा, आप यहाँ कैसे? और माँ, क्या आप इनको जानती हो? हाँ बेटा, ये तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं, शंकर सिंह। फिर शंकर सिंह ने श्याम को अपने पास बैठा लिया और बोला, श्याम, तुमने मुझ में देखा था, शायद अब तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ, मुझे याद नहीं है और माँ ने कभी मुझे अपने गांव के बारे में बताया ही नहीं। जब भी मैंने माँ से अपने गांव के बारे में पूछा, माँ ने मेरी बात टाल दी। क्या बताती मैं? अपने अतीत को भुलाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चुपचाप यहाँ आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन अब तो श्याम बड़ा हो गया है, अब उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। नहीं भैया, मैंने अपने पति को खो दिया है। अब मैं अपने इस छोटे से परिवार को नहीं खोना चाहती। माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? अब तो बता दो। फिर शंकर ने श्याम को सारी बात बताई। श्याम, ये बात आज से 15 साल पुरानी है। मैं और तुम्हारे पिताजी देवादर बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे गांव का नाम मदनपुर था। तुम्हारे पिता बहुत भले इंसान थे। वो लोगों की हमेशा मदद करते थे। सारा गांव तुम्हारे पिता की इज्जत करता था। और देवधर कहाँ हो? बाहर आओ। खेत पर नहीं जाना क्या? अभी आता हूं। और थोड़ी देर में दोनों खेत पर पहुंच गए। और बताओ शंकर भाई, कैसे हो? ठीक हूं। एक बात करनी थी तुमसे। हाँ, बोलो, क्या बात है? मैं अब शहर जाना चाहता हूं। क्यों? गांव से मन भर गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं शहर में कुछ धंधा करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम अनाज का धंधा शुरू कर दो। गांव से अनाज ले जाओ और शहर में बेच दो। शंकर को देवधर की बात बहुत पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। उसने शहर में एक दुकान ली और गांव से अनाज ले जाकर शहर में बेचने लगा। देवधर के पास बहुत जमीन थी और उसके दोस्त शंकर के पास भी बहुत जमीन थी। खेत पर मजदूर काम करते थे। देवधर जितना भला था, उसका छोटा भाई मूलराज उतना ही बेईमान था। वो हमेशा दूसरों का माल हड़पना चाहता था। देवधर के पिता ने दोनों भाइयों को बराबर जमीन दी थी, लेकिन मूलराज की नजर हमेशा अपने भाई की जमीन पर रहती थी। और ठीक उसकी तरह उसकी पत्नी सुधा भी थी। उसका एक बेटा किशोर और एक बेटी चांदनी थी। देवधर हमेशा अपने भाई के बारे में सोचता था, लेकिन उसका भाई देवधर से जलता रहता था। देवधर की जिंदगी अच्छी चल रही थी। वो रोज अपने खेतों पर जाता और देख रेख करता था। लेकिन मूलराज कभी खेत पर नहीं जाता था। वो हमेशा अपने भाई की तरक्की देखकर जलता रहता था। ये देवधर दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है।
मेरे बाप ने इसको अच्छी जमीन दे दी और मुझे ये जमीन जिस पर नाम के बराबर फसल होती है। आप पंचायत में बोलकर जमीन की अदला बदली क्यों नहीं कर लेते? नहीं, कोई पंच मेरी बात नहीं मानेगा क्योंकि सब देवधर की तरफदारी करते हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं इसको सबक सिखाकर रहूंगा। फिर एक दिन देवधर का बेटा बीमार हो गया। गांव के वैद्य ने बताया कि इसको शहर दिखाना पड़ेगा। जब ये बात मुल्लराज को पता चली तो उसने एक साजिश रची। उसने गांव के मुखिया के साथ मिलकर जमीन के कागज बनवा लिए और एक गांव वाले को कुछ पैसे देकर देवधर के पास भेज दिया। वो गांव वाला रामू देवधर के पास जाकर बोला, मालिक, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे साहूकार से पैसे लाने हैं। लेकिन वो कह रहा है कि जब तक मैं किसी की जमानत लेकर नहीं आता, वो मुझे पैसे नहीं देगा। रामू, मैं अपने बेटे के इलाज के लिए शहर जा रहा हूं। पता नहीं कितना समय लगेगा, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी जमानत मैं ले रहा हूं। बताओ, मुझे क्या करना होगा? मालिक, कुछ नहीं, बस इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दो। देवधर जल्दी में था। उसने कागज को ठीक से देखा नहीं और अपना अंगूठा लगा दिया और देवधर अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया। जब कुछ दिन बाद देवधर गांव लौटा तो उसने देखा कि मुल्लराज उसके घर के बाहर चारपाई डालकर बैठा है। अरे मुलराज, तुम यहां कैसे बैठे हो? क्यों? अपने घर के बाहर बैठना कोई गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह तो नहीं है। मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। ना ना, ये बात मत बोलना। ये सिर्फ मेरा घर है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। तुमने अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूं। यकीन नहीं आता तो ये कागज देख लो। जब देवधर ने वो कागज देखे तो वो सारी बात समझ गया कि कैसे मुल्लराज ने धोखे से उसका घर और खेत हड़प लिया है। देवधर पंचायत में गया तो सरपंच ने भी देवधर की बात मानने से मना कर दिया। अब देवधर बेघर हो गया था। देवधर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पास ही उसकी पत्नी और 2 बच्चे बैठे थे। शांति, अब क्या होगा? हम कहां जाएंगे? मुलराज ने धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया है। शांति कुछ न बोली। तभी देवधर के खेत में काम करने वाला एक मजदूर वहां आ गया। मालिक, आप मेरे घर चलो। नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मालिक, वो घर भी तो आपका ही दिया हुआ है ना? हां, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा और तुम मुझे मालिक मत बोलो। मजदूर ने बहुत कहा, लेकिन देवधर ने एक न मानी और फिर वो मजदूर वहां से चला गया। फिर देवधर ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना ली और उसी में अपने दिन काटने लगा। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन देवधर इस सदमे को झेल नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई। देवधर के मरने के बाद शांति बिल्कुल अकेली हो गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की और फिर शांति अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांव में चली आई। यहाँ शांति को कोई नहीं जानता था। फिर शांति ने गांव के बाहर एक तालाब के किनारे अपनी झोपड़ी बना ली और जंगल में लकड़ी काटकर बेचने लगी। इस तरह वो अपने परिवार का पेट पालती थी और इसी के साथ शांति अपने अतीत से बाहर आ गई। शांति की सारी बात सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ। ये सारी बात सुनकर शंकर बोला, बेटा, तुझे अपनी पिता की जमीन को वापस लेना होगा। लेकिन कैसे? उन लोगों ने तो पिताजी का अंगूठा लगवा लिया था। तो फिर अब मैं वो जमीन और घर वापस कैसे ले सकता हूँ? वो मैं तुमको बता दूंगा। बस तुम मदनपुर जाने की तैयारी करो। लेकिन मदनपुर में तो अब हमारा कुछ नहीं बचा। हम कहाँ रहेंगे? लेकिन मेरा घर तो है ना, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। अब मैं चलता हूं। मैं कल आऊंगा और तुम सब मदनपुर चलने के लिए तैयार हो जाना। अगले दिन सब लोग शंकर की गाड़ी में बैठकर गांव निकल गए। गांव में पहुंचकर शंकर सबको अपने घर ले गया। फिर शंकर श्याम को गांव दिखाने ले गया और जब शाम हो गई तब सब लोग बैठे थे। तभी शांति ने शंकर से पूछा, शंकर भैया, आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं?
दिखाई नहीं दे रहे। वो सब लोग शहर में रहते हैं। मैं भी शहर में ही रहता हूं, लेकिन जब कभी यहाँ खेत देखने आ जाता हूं। तभी श्याम ने चिंता भरी आवाज में कहा, काका, अब आगे क्या करना है? जमीन तो मुलराज के नाम पर है। वो मैंने सोच लिया है। अगले दिन सुबह सुबह जब मुल्लराज अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लड़का मिला। उस लड़के ने मुल्लराज को नमस्कार किया और बोला, मालिक, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं घूमते घूमते यहाँ आ गया हूँ। किसी ने मुझे बताया कि इस गांव में सबसे भले इंसान आप ही हैं, तो मैं यहाँ आपका इंतजार करने लगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? काम। काम? कैसा काम? कोई भी, जो आप बोलो। मैं हर काम करने को तैयार हूँ, और बदले में मुझे बस खाना खिला देना। मुल्लराज सोच में पड़ गया। ये लड़का कौन हो सकता है? गांव में तो इसे पहले कभी नहीं देखा। खैर, मुझे क्या, 2 वक्त का खाना और दिन भर मजदूरी, मेरा तो फिर भी फायदा है। इतना सोचकर मुल्लराज बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो लड़का और मुल्लराज दोनों चल दिए। चलते चलते मुल्लराज ने उसका नाम पूछा। जी, मेरा नाम गोविंद है। फिर वो दोनों मुल्लराज के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मुल्लराज ने कहा, देखो, वो जो सूखा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से उसको काट दो। जी मालिक, अभी काटता हूँ। और फिर वो लड़का पेड़ काटने लगा और जल्द ही उसने पूरा पेड़ काट दिया। ये देखकर मुल्लराज बहुत खुश हुआ। फिर उसने लड़के से कहा, अब तुम खेत पर चले जाओ और वहां से मेरी भैंस के लिए चारा ले आओ। फिर वो लड़का खेत पर चला गया। तभी मुल्लराज की पत्नी ने मुल्लराज से पूछा, ये लड़का कौन है जिसे आप अपने साथ लेकर आए हो? फिर मुल्लराज ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। ये सुनकर उसकी पत्नी भी खुश हो गई। तभी मुल्लराज बोला, देखो, सुबह का खाना जो बच जाता है, वो इसे शाम को दे देना, और शाम का बचा हुआ खाना सुबह दे देना। हमें क्या, हमारा काम तो होता ही रहेगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और अब उस लड़के ने मुल्लराज का भरोसा जीत लिया था। अब मुल्लराज उसको हर बात बताने लगा। मुल्लराज जब खेत पर जाता तो गोविंद को अपने साथ लेकर जाता और उसे हर एक बात बताने लगा। एक दिन गोविंद ने पूछा, मालिक, आपके पास तो बहुत सारी जमीन है। आपके भाइयों के पास भी इतनी ही जमीन होगी। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूं। लेकिन मैंने तो सुना है कि आपके एक भाई थे। क्या नाम बताया था? हाँ, याद आया, देवधर जी। किसने बताया ये तुझको? वो जो आपके खेतों की देख रेख करता है ना, उसी ने। अच्छा, तो उस रामू के बच्चे की इतनी हिम्मत हो गई? और मुल्लराज गुस्से में तमतमाता हुआ अपने घर चला गया। गोविंद भी उसके साथ चला गया। घर पहुंचकर मुल्लराज ने अपनी पत्नी को सब बता दिया। शाम हो गई थी। तभी मुल्लराज गुस्से में बाहर जाने लगा। गोविंद भी उसके साथ चला गया और मुल्लराज सीधा रामू के घर पहुंच गया। अरे ओ रामू के बच्चे, बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी रामू बाहर आते हुए बोला, क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुझे अपनी जुबान बंद करने के लिए पूरे 2 लाख रुपए दिए थे, और तूने फिर भी अपनी जुबान खोल दी। और किस किस को बताया है तूने? बोल। ये तुम क्या बोल रहे हो? और मैंने किसको क्या बताया है? साफ साफ बोलो। अच्छा, अब तुझे कुछ नहीं पता? कल तूने मेरे नौकर को वो सारी बात क्यों बताई? अरे कौन सी बात? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। अगर तूने नहीं बताया है तो वो सारी बात कैसे पता चल गई? अरे फिर से वही, कौन सी बात? वही बात जो मैंने तुझे अपने भाई के पास भेजा था, धोखे से अंगूठा लगवाने को। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अच्छा, अब तू मेरे सामने भोला बनने की कोशिश मत कर। इतने में रामू को भी गुस्सा आ गया। मुलराज, तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन तुम ज्यादा मुझे परेशान करोगे तो फिर मैं सबको बता दूंगा। आ गया ना अपनी औकात पर? क्या बताएगा सबको? यही कि कैसे तूने मुझे अपने भाई के पास भेजा, और कैसे मुखिया को तूने अपनी तरफ किया था, और कैसे तूने अपने भाई की जमीन हड़प ली थी। ये सुनकर
मुल्लराज थोड़ा घबरा गया। तभी वहां गोविंद आ गया। आ गया गोविंद, तूने इसी को तो बताया था। ये कौन है? मैं तो इसे जानता भी नहीं। गोविंद, तू सच बोल, इसी ने तुझे वो बात बताई थी ना? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है। क्या? ये तू क्या बोल रहा है गोविंद? मेरा नाम गोविंद नहीं है, मेरा नाम श्याम है और मैं देवधर जी का लड़का हूँ। और तभी एक दीवार के पीछे से शंकर, शांति देवी और सरपंच निकलकर बाहर आए। सब लोगों को वहां देखकर मुल्लराज घबरा गया। तभी शंकर बोला, मुल्लराज, तुम्हारी असलियत सबको पता चल गई है। अब तुम सब कुछ सच बता दो। हाँ, असलियत पता चल गई है। तब भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि जमीन और घर के कागज अभी भी मेरे पास ही हैं। तभी शंकर हंसने लगा और शांति ने कुछ कागज दिखाते हुए कहा, ये रहे वो कागज जो तूने बनवाए थे। ये तुम्हारे पास कैसे आ गए? जब तुम रात में सो रहे थे, तभी श्याम ने तुम्हारी अलमारी से ये कागज निकाल लिए थे। फिर सरपंच ने कहा, मूलराज, तुमने पहले मुखिया और सरपंच के साथ मिलकर ये सब किया था ना, लेकिन अब तुम्हारी नहीं चलेगी। सुबह हो गई थी और गांव के सभी लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। वहीं पर मुल्लराज और उसकी पत्नी भी खड़े थे और श्याम और शांति भी खड़े थे। तभी मुखिया ने कहा, ये बात सभी जान चुके हैं कि कैसे मूलराज ने अपने भाई देवधर की सारी जमीन और घर को पुराने मुखिया और रामू के साथ मिलकर हड़प लिया था, और साथ ही पंचायत देवधर की मौत का कारण भी मूलराज को मानती है। मूलराज ने देवधर की जमीन और घर को जितने समय के लिए अपने पास रखा था, मूलराज को उतने ही समय के लिए गांव से निकालने का हुक्म सुनाती है। क्या मेरी बात से सभी लोग सहमत हैं? सभी गांव वाले मुल्लराज को गांव से निकालने के लिए कहने लगे। तभी श्याम बोला, नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो। मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितना मेरा है। मुझे किसी और का धन नहीं चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है, तब से मैं मजदूरी कर रहा हूँ और अब तो मुझे मेहनत करने की आदत हो गई है। इसीलिए मुझे सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं भी इनके साथ वैसा ही करूं जैसा इन्होंने मेरे पिता के साथ किया था, तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? वाह श्याम, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता के संस्कार हैं। देखा मुल्लराज, तुमने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया और आज श्याम ने इतनी समझदारी की बात की है। ये सब सुनकर मुल्लराज रोकर सबसे माफी मांगने लगा और फिर सबने मुल्लराज को माफ कर दिया।